हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों आज जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग हिस्ट्री का कोई एक यूनिक टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पांडुलिपि चित्रकला की जो परंपरा है उसको लिखने का हमने प्रयास किया, उनको लिख लिया और हमने देखा कैसे कैसे ये पूरी चित्रकारी फैली, कैसे इसका पोर्टफोलियो चला, मध्यकाल में कैसे इसको लघु चित्रकला का रूप दिया गया और साथ में हमने और बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर इनको हम देखने की बात की और मेवाड़ के विजय सिंह का इन सब में हमने एक एक करके इनको देख लिया। क्लियर है? तो इन पर हम लोगों ने बात कर ली थी अच्छे से और हमने इनको देख लिया। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? तो कल मैं आपको यहाँ तक दिखा चुका था कि महावीर का, जब महावीर गर्भ गर्भ में थे तब उनकी माता को 14 सुपने में 14 चीजें दिखाई दी। उन सारी चीजों का हमने देखा और ज्योतिष ने बताया कि या तो एक बहुत बड़ा राजा अध्यक्ष होगा, राष्ट्र अध्यक्ष, या बहुत बड़ा संत होगा तुम्हारे घर में, बहुत बड़ा जो गुरु है वो आपका है। ठीक है, इन सबको हमने एक एक करके देख लिया और हमने जो है कला चक्रा कथा को भी हमने पढ़ लिया था। ठीक, इस चित्र में कालका को दाहिनी ओर और बाईं ओर उसकी बहन को दिखाया गया है। ठीक, जो जादुई शक्ति वाले गधे को कालका की सेना के मुंह पर बांसों की वर्षा करते हुए दिखाया गया है, जो दुष्ट राजा को उसका नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है। क्लियर है? इतना आपको देखना चाहिए। ये सब उस टाइम की सब आपका पेंटिंग जो आर्ट्स थी वो आपका चलती थी और आप इनको देख सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि आज से 14वीं शताब्दी में कागज के आने से पहले, भाई 14वीं शताब्दी में क्या है, आपको कागज आया है, उसके आने से पहले प्रारंभिक जैन चित्रकार परंपरागत रूप से ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। ताड़ एक वृक्ष होता है, वृक्ष के पत्तों पर ही लिखाई का काम। भारत में पश्चिमी भागों से प्राप्त ताड़ के पत्तों पर सर्वप्रथम पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है। तो सबसे पहले जो पांडुलिपि लिखी गई है वो आपका 11वीं शताब्दी में ताड़ के पत्तों पर लिखी गई और इस पर ही आपका चित्रण तैयार किया गया। तेज नुकीले सुलेखन का उपयोग, पत्तियों का लेखन, उनकी कार्यशाला, इन सब पर ये सारी चीजें की जाती हैं और हमको दिखाई। तो ग्रह और उनके बीच की दूरी, ग्रहणी सूत्र 17वीं शताब्दी में पूरा लिखा हुआ हमको नजर आएगा। क्लियर है? पूरे ग्रह हैं, उनकी रचना, उनका डिस्टर्बेंस, सारी चीजें हमको इसमें एक एक करके हो जाएंगी। कोई ग्रह रचना या ये सारी चीजें किस किस क्लियर है? ताड़ के वृक्ष पर संकीर्ण और छोटे होने के कारण चित्र मात्र पलाटी हद तक ही सीमित था। देवी देवताओं की आकृति और जैन आचार्य से जुड़ी घटनाओं का चित्रण आपका चमकदार रंगों से किया जाता था। जैन चित्रकार विश्लेषण विभिन्न प्रकार का संयोग और संयोजन है। कैसा है? विभिन्न प्रकार का इसमें विश्लेषण और ये सारी चीजें। सरलीकरण भाषा है। अधिकांश शैलों में विभिन्न घटनाओं का समायोजन करने के लिए पटल चित्र को वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसमें आपका चमकीले रंग, कपड़े का अलंकार, स्पष्ट रूप से सारी चीज दिखाई जाती है। समायोजन की पतली और लहरदार प्रबलता है। चेहरे पर 3 आयामों को दर्शाने, एक अतिरिक्त आंख को उबालने और चित्रों में वस्तु शैल, सुल्तान यानी कि काली गुम्मद और नुकीले मेहराब का चित्रण है। गुजरात, मांडू, जौनपुर, पटला सुल्तान की सल्तनतों की राजनीति को उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ के चित्र बने वहाँ कपड़ों के चंदवा या शमियानी, पर्दों, मेज, कुर्सी, वेशभूषा, उपयोगी वस्तु इत्यादि स्वदेशी और स्थानीय
जीवन शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भू-दृश्य में प्राकृतिक दृश्य के रूप का चित्रण न होकर मात्र एक सांकेतिक और संधारण है। लगभग 1350 से लेकर 1450 के वर्षों की अवधि में जैन चित्रकार ने सबसे रचनात्मक काल माना है। जैन चित्रों की रचनात्मक महत्वपूर्ण परिवर्तन का जो अनुभव किया है वो दिखाई देता है, और साथ ही देवी देवताओं के साथ आकर्षण रूप से चित्रात्मक और ये सारी कृतियां, मानव आकृतियां, और इन सबको हम लोग यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें हमको देती क्लियर है। ऐसा है बिल्कुल इस पर दिखा देती है। 1350 से लेकर 1450 के बीच सबसे आध्यात्मिक जो आपका चित्रकाल का काल है, जो आपकी चित्रकारी बढ़ी, इस समय को माना जाता है 1350 से लेकर 1450 का जो बीच का टाइम पीरियड। क्लियर है, इसी को मानते हैं। ये देखिए इन चित्रों में स्वर्ण और लाजवंत जैसे प्रचुर किया गया है और उनको चित्रित किया गया है, और उनका निर्माण संरक्षक और संवर्धक रूप से दिखाया गया। इन चित्रों के निर्माणकर्ता और संरक्षकों की संपन्नता और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। इन धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त तीर्थपथ, मंडल और गैर धार्मिक कहानियों को जैन समुदाय के लिए भी चित्रित किया जाता है। जैन चित्रों के अतिरिक्त इनका निर्माण संरक्षक, धनी व्यापारी और इनके द्वारा सब चीजों में आपका कराया जाता है। इन सब चीजों में हम इनको बेसिकली कराते हैं। ठीक है, ये आपको देखने की। सामंतों, जमींदारों, धनी नागरिकों, ऐसे लोगों के चित्रकारों की एक समानांतर पूंजी परंपरा थी जिसमें धर्मनिरपेक्ष था, धार्मिक, साहित्यिक विषय का चित्रण शामिल था। यह चित्रकला स्वदेशी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती थी, जिनका निर्माण राजस्थान के राज दरबार की शैलियों और मुगलों के प्रभाव के आने से पहले, कह रहे हैं जो मुगलों का प्रभाव है उसके आने से पहले यह हुआ। इसी समय हिंदू और जैन विषयों में अनेक चित्रों को चित्रित किया गया है। महापुराण, चौरस पसिक, महाभारत, अरण्यक पर्व, भगवत गीता, गोविंद और अन्य चित्रांकन और इनमें स्वदेशी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। काल और शैली का संधारण के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है। इन सारी शैली को रूप में स्वदेशी शैली भी कहा जाता है। कैसे कैसे थी ये स्वदेशी शैली, आप यहाँ इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सोचिए ये उस जमाने में 15वीं शताब्दी की बनी हुई आपकी पेंटिंग है। प्राची पेंटिंग और 15वीं शताब्दी पेंटिंग में आपको स्पष्ट रूप से जो अंतर है वो आपको दिखाई देगा। इस चित्रकला के दौरान इन चित्रों का समूह एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। यानी इन चित्रकला शैली से क्या हुआ, एक विशिष्ट कला का जो है आपका विकास हुआ। अब चित्र बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इन सब में क्या हो गया, एक नई चित्रकला शैली का विकास। इसमें मानव संरचना एक विशेष शैली का विकास देखने को मिला। साथ ही पारदर्शी वस्त्रों को चित्रकारी विन्यास की दृष्टि से होती है और नायिका के सिरे पर गुब्बारे की तरह ही ओढ़नी का चित्र है। ये कड़े और नुकीले किनारों की तरह ही ढका गया है। वास्तु का चित्रकला आपका प्रासंगिक है परंतु सांकेतिक है। विभिन्न प्रकार की रेखाओं से जल निकाले और विशेष रूप से 36 वनस्पति, जीव आदि का चित्रण है। और वनस्पति और जीवों का चित्रण भी किया गया। सभी औपचारिक तत्व 17वीं शताब्दी आरंभिक राजनीतिक चित्रकला, इन सब रूपों को हम यहाँ देख सकते हैं। उत्तर
पूर्व और पश्चिम के कई 12 शताब्दी के अंत में मध्य एशिया में सल्तनत राजा के शासनकाल में आने के बाद हमको बड़ा स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है। कैसा है? बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हो। भागवत पुराण का यह अध्याय आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें, ये सारी शैली हमको देख लिया। फारसी, तुर्की, अफगान, फारसी, तुर्की, अफगान के प्रभाव में चित्र देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से उन सभी जगह जहां सुल्तानों द्वारा चित्रणों का निर्माण कराया गया है, मालवा, गुजरात, जौनपुर का अन्य सल्तनत शामिल क्षेत्र है। कैसे हैं अन्य सल्तनत शामिल क्षेत्र? राज दरबारों में मध्य एशिया कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकार चित्रों का भी निर्माण कराया गया। स्वदेशी शैली, फारसी शैली और मिश्रित शैलियों का उदय हुआ है और इसमें नए चित्रकला के रूप में ये सारी चीजें विकसित। क्लियर है? यह शैली की तुलना में एक पत्ती अधिकार प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर फारसी मिश्रण का प्रभाव है। स्वदेशी चित्रण पत्ती चित्रवंत रूप से स्वदेशी के साथ फारसी तत्व जैसे रंग, शारीरिक संरचना, अलंकरण के साथ साथ प्राकृतिक दृश्य, भूदृश्य इत्यादि के साथ ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती हैं। तो एक पूरा अलंकरण है चित्रों का और पूरा एक जो है फारसी और तुर्की का जो प्रभाव है वो इस कला में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ जाए। अब एक है नासिर शाह खिलजी। 1500 में आए और 1510 तक इन्होंने शासन किया। उसके दौरान इन्होंने मांडू में चित्रकला, नियमित यानी कि पकवाने की किताब, शैली का सर्वोत्तम उदाहरण दिया। व्यंजकों की पुस्तक एक खंड का शिकार का उल्लेख किया और साथ ही बहुत सारे सौंदर्य प्रसंस्करण इत्यादि का निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। सूफी विचारों पर आधारित कहानी और लोरा चंद चित्रकला इस पत्ती का उदाहरण है। पाल चित्रकला शैली जैन साहित्यिक एवं चित्रकला की भांति ही पूर्वी भारत में पाल शासकों के समय में लिखित संरचित पांडुलिपि 11वीं और 12वीं शताब्दी में आरंभिक थी। सिख पाल काल 750 से लेकर इस बौद्ध के दौरान हुए नालंदा और विक्रमशिला जैसे महावीर विश्वविद्यालय बौद्ध ज्ञान और कला के महान केंद्र थे। बौद्ध से संबंधित असंख्यक पांडुलिपियां और वज्रयान देवी के चित्र चित्रण की है। इन केंद्रों में कांस्य मूर्ति, भलाई के लिए कार्यशैली, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र और तीर्थ नगरी, ये सारे केंद्र, ये सारी शैली, इन सब में आपका स्पष्ट दिखेगी। क्लियर है? ये सारा रूप, ये सारी चीजें हमको एक एक करके इसमें आपका दिखाई दी। महावीर में आकर पालकानिक बौद्ध में कांस्य और पांडुलिपि के नमूने के साथ साथ वापस बुला ली है। इस प्रथा ने पाल का विभिन्न स्थान और उदाहरण और नेपाल और तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा देशों में सुगमता से प्रसार। कैसा है? वो आपका सुगमता से प्रसार किया। चलिए, जैन चित्रकला का कोणीय रेखा के विपरीत लायकम प्रभार रेखा और हल्की योजनाओं का पाल शैली का चित्रित करने की प्रमुख विशेषता है। अजंता की तरह पाल शैली के मठों में मूर्तिकला और समानांतर काल में अनुभव होता रहा है। अष्टांगी प्रतिज्ञा 8000 पंक्ति वाली में लिखी गई है और इसमें पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का एक श्रेष्ठ उदाहरण भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस पौध का चित्रण
नालंदा विश्वविद्यालय में पाल शासक रामपाल 15 वर्ष और था 11वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में। इसमें दोनों चित्रण, लड़कियों के आवरण और पांडुलिपि के पृष्ठ, और यहाँ पर इन सबको हम लोग देख सकते हैं एक एक करके। क्लियर है? मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन के पश्चात राजा कमजोर हो गया। अंततः 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पाल काल का अंत हो गया और जब मुस्लिम आक्रमणकारी ने बौद्ध विहार को नष्ट किया। लास्ट में क्या किया? जो बौद्ध विहार वाले लोग थे उनको फाइनली उनको नष्ट कर दिया। बहुत सारी बौद्ध संस्कृति, बहुत सारे बौद्ध के बने प्रचार और मठ वो आपके समाप्त हो गए। उस समय के जो काल या शैली थी, जो आपको यहाँ पर पांडुलिपि दिखाई दे रही है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो बहुत सारी चीजों को नष्ट कर दिया गया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? देख लीजिए एक बार। कैसे मुस्लिम जब आए तो कैसे बहुत सारी परंपरा, शैली, वो सब चीजें कैसे को नष्ट किया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, जो पूरा चैप्टर है ये आपका हो चुका है। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।